जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग वो पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखने वाली है अनीस जज, एक लेखिका है, यानी कि ये फीमेल है। इन्होंने ये स्टोरी को उठाया है स्टोलन चाइल्डहुड से। तो ये हम पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का तात्पर्य क्या है हिंदी शब्दों में। तो पहले इसका अर्थ होता है लॉस्ट मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत। तो इसमें खोया हुआ बसंत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक बच्चे के जीवन में जो खुशहाली होती है। स्प्रिंग का सीज़न कैसा होता है, बड़ा ही सुहावना होता है। इसमें नए नए पत्ते उगते हैं। तो बच्चों का जो ये सीजन है, ये जो माहौल है बच्चों का किस प्रकार खो गया है। जो कि गरीब बच्चे हैं, जो कि फुटपाथ पर सोते हैं, जो कि पैसे नहीं देखते हैं, वो गार्बेज से पैसे उठाते हैं। तो ऐसे बच्चों का कैसा लॉस्ट स्प्रिंग हुआ है, ये सारा हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपका स्पेशली शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर से। इसके बाद लॉन्ग आंसर बताऊंगा। अगर आप डिमांड करते हैं कि एक एक पैराग्राफ एक एक पढ़ाया जाए, जिसका अर्थ समझाया जाएगा, तो वो भी समझाया जाएगा। लेकिन मैं इसमें कुछ नया ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप जो है ज़्यादा पढ़ें ना, और आप स्मार्ट एजुकेशन करें, आप स्मार्ट लर्निंग करें और ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है दो कहानियों पर आधारित है। इसमें दो चरित्रों का चित्रांकन किया गया है। पहला चैप्टर जो है चरित्र, जिसमें नायक कौन है, साहिब, जिनका पूरा नाम है साहिब आलम। ये 11-12 साल का एक लड़का है, जो कि रैप पिकर है। ये क्या करता है कि ये पैसे ढूंढने के लिए आप कहते हैं ना कूड़ादान में ये जाके पैसे और प्लास्टिक या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने के भी चीज़ें उसमें फेंकी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें ये निकाल के खाता है। और कहीं 1 रुपये कहीं 10 रुपये वो पा भी जाता है उसमें से। तो ऐसे ही उसका जीवन यापन होता है। ये बेसिकली बांग्लादेश से, जो कि ढाका राजधानी है इसकी, यहाँ से आया हुआ एक पूरा समूह है, जिसमें 10,000 लोग आए होते हैं बांग्लादेश से। वो क्यों आए होते हैं हमारे भारत में, और ये कहाँ आए होते हैं आपको पता है? ये हमारे केरल साइड के करीब में आए होते हैं। दिल्ली, सॉरी मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली के करीब आए होते हैं। वहाँ 10,000 लोग यहाँ रहते हैं। वो क्यों आए होते हैं? क्योंकि इनका जो स्टोर एक बार आया था, यानी कि तूफान आया था एक तेज का, जो कि इनका घर और इनका खेत सब नष्ट कर दिया। इसके वजह से ये लोग आके दिल्ली में सीमापुरी के पास बस गए। तो ये ऐसे ही अपना जीवन यापन कर पाते थे, क्योंकि इनके पास खुद की आइडेंटिटी नहीं थी। वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा, यदि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो एक बार वीडियो ये देख लेंगे तो आपको पूरा शुरू से अंत तक क्लियर हो जाएगा। तो हम कहाँ थे कि जो राइटर है, ये जब इन लोगों के बीच में जाता है तो देखता है कि इन लोगों के पास ना तो कपड़े हैं ढंग के, फटे पुराने कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, इनके पास चप्पल नहीं है, ये स्कूल नहीं जाते हैं। ये ऐसे इनका ग्रुप रहता है, और ये रैप पिकर वाला काम करते हैं। ये कूड़ा करकट को इकट्ठा करते हैं और उनको बेचते हैं, उनमें से पैसे पाते हैं, उनमें से फूड। तो ऐसा इनका जीवन यापन हो रहा है। जब राइटर इनसे पूछती हैं कि जो क्यों तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, इससे पहले ये जब कहानी लिखी गई, तो इससे पहले आप लोग जानते होंगे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, या एक भी बार स्कूल नहीं गए हैं। तो वो जब पूछती हैं राइटर कि आप पढ़ने जाना चाहते हैं, किससे पूछती हैं? साहिब आलम से। तो कहता है हाँ। तो लेकिन कहता है मैं स्कूल कैसे जाऊँगा, मेरे नेबरहुड यानी कि पड़ोस में एक भी स्कूल नहीं है, और मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, और मेरे पास फैसिलिटी भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है ताकि मैं पढ़ सकूं। तो राइटर कहती है कि मैं स्कूल खोल दूं, वो मजाक में कहती है कि मैं यदि स्कूल खोल दूं तो आप पढ़ने आओगे? तो कहा हाँ बिल्कुल, हम पढ़ने आएंगे आपके स्कूल में, यदि आप स्कूल खोल दें। तो इस तरह से ये चलता रहा। मैं आपको ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ ये चैप्टर। अभी क्वेश्चन के जरिए से हम जानने वाले हैं पहले, लेकिन थोड़ा बहुत बेस आपको जानना जरूरी होगा। और दूसरे नायक का नाम इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो दूसरे हैं, इनका नाम है मुकेश, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जो कि स्टेट है, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इससे ये बिलोंग करते हैं। ये इनके परिवार में टोटल 5 लोग रहते हैं। इनका पूरा जो शहर है फिरोजाबाद, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो कहते हैं ना, पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक यही काम करती आ रही है, चूड़ियों को बनाती है, पॉलिश करती है। इन्हीं में इनका जीवन यापन होना चाहता है। लेकिन ये जो मुकेश है, ये नहीं चाहता कि मैं अपने पेरेंट्स के बिजनेस को फॉलो करूँ। वो चाहता है कि मैं एक ड्राइवर बनूँ और मैं खुद की गाड़ी चलाऊँ। ऐसा उसका भविष्य का प्लान है, उसका ऐसा गोल है।
तो पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब आइए बढ़ते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। सारा कुछ मैं आपको इसको हिंदी में बता के बताऊंगा आपको कि पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाई डिड अनीस जज आस्क साहेब अबाउट द स्कूल एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। मैंने आपको बताया कि व्हाट डिड अनीस जज, जो कि राइटर है, आस्क मतलब पूछती हैं साहेब से, अबाउट मतलब बारे में, द स्कूल विद्यालय के बारे में अनीस जज साहेब से क्या पूछती हैं, व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका था। तो कह रहा है आंसर में कि अनीस जज जो है ये राइटर आस्क पूछती हैं साहेब से अबाउट द स्कूल पूछती हैं विकास, क्योंकि साहिब जो है रिप्लाई देता है उनको, विकास साहब रिप्लाइज टू हर, उनको रिप्लाई देता है दैट ही हैज नथिंग इल्स टू डू अदर देन रैप पिकिंग, कि वह कैसे स्कूल जाएगा, क्योंकि उसके पास रैप पिकिंग यानी कि कूड़ा कचरा बीनने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो क्यों स्कूल जाएगा। तो कह रहे हैं कि साहिब सून रिप्लाइड, फिर से साहिब रिप्लाई देता है, जवाब देता है कि द अनदर, दूसरा, दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, क्योंकि उसके जो पड़ोस, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस, उसके पड़ोस में कोई विद्यालय है ही नहीं, तो वो स्कूल कैसे जाएगा। ही आल्सो प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस भी करता है, कौन, अनीस जज, नहीं आपको मैं बताता हूँ, साहिब जो है फिर से उनसे प्रॉमिस करता है दैट ही वुड गो टू स्कूल इफ एनीवन बिल्ड इट, वह स्कूल जाएगा यदि उससे कोई स्कूल बना के दे दे, अगर उसके पड़ोस में स्कूल हो गया तो वह स्कूल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि जो अनीस जज स्कूल के बारे में साहब से क्या पूछती है और साहब का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका हिंदी में मैं आपको बताऊं तो अनीस जज जब पूछती हैं राइटर कि क्या आप स्कूल जाना पसंद करोगे, तो वो बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि हमारे जो रैप पिकिंग के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, हम स्कूल नहीं जा सकते। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे नेबरहुड यानी कि पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है, जिसके कारण ड्यू टू दिस हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। और वो ये भी प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया कि यदि आप स्कूल खोल दें, हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में अगर आप स्कूल खोल देती हैं तो हम पढ़ने आएंगे बेशक। तो ये आपका पहला हो गया कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप इसके जरिए से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाई डिड साहेब, जो साहेब है एंड अदर रैप पिकर, जो कि अलग से जो उनके साथ रहते हैं साहेब के, वो जो रैप पिकर्स हैं, नॉट वियर्स चप्पल, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। व्हाट एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज मतलब क्या होता है बहाना, डिड दे गिव फॉर इट, उसके लिए उन्होंने क्या बहाने दिए कि वो उनके पास चप्पल क्यों नहीं है या फिर वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ कि उनके पास चप्पल होता है, लेकिन एक ट्रेडिशन बन चुका है कि अगर आप रैप पिकर हैं तो आप चप्पल नहीं पहनते हैं। उनके घर वालों का ये जो सोच है ये चलता चला रहा है, उनके पास चप्पल है लेकिन वो अलमीरा पर रखे हुए हैं, उन्हें उनके माता पिता उतार कर नहीं देते हैं। यही एक्सक्यूज उन्होंने, यही बहाना उन बच्चों ने जो राइटर है इनको दे दिया। तो इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं कि साहेब एंड अदर रैप पिकर्स, जो अदर रैप पिकर्स हैं, डिड नॉट वियर चप्पल, वो चप्पल नहीं पहनते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट वाज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसों की कमी है। बॉयज, दीज बॉयज, वो बच्चे सिंपली रिप्लाइड, सिंपली मतलब साधारण से रिप्लाई जवाब दे देते हैं, दैट देयर मदर्स डिड नॉट ब्रिंग देम, उनके नहीं लाती हैं, फ्रॉम द, ब्रिंग देम डाउन मतलब होता है नहीं उतारा करती हैं, फ्रॉम द सेल्फ मतलब होता है अलमीरा के लिए, या फिर आप कहते हैं, हम लोग यहाँ हिंदी में कहते हैं टाड़ी, वहाँ से वो चप्पल्स नहीं उतार के देती हैं। उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, बल्कि वो ट्रेडिशन बन चुका है उनके लिए। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है हाउ मैनी रैप पिकर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कह लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग सून 2022। तो कह रहा है हाउ मैनी रैप पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, सीमापुरी जो दिल्ली है इसमें कितने रैप पिकर्स रहा करते थे, एंड हाउ डिड दे सेटल्ड देयर, वे वहाँ सेटल कैसे हुए। तो आपको ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको हिंदी में जवाब दे देता हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ से जब तूफान आ गया, उनके घर नष्ट हो गए, तो वो लोग सीमापुरी दिल्ली के पास है, वहाँ आके वो लोग बस गए। उनकी संख्या 10,000 थी। उनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, पहचान नहीं थी, इसलिए वो डरते थे। वो नौकरियों के लिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास यहाँ का कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो भारतीय हैं, तो इसलिए वो डरा करते थे, इसलिए रैप पिकिंग का काम किया करते थे। तो इस तरीके से था। अब पढ़ते हिंदी में इसका तात्पर्य। उनके पास केवल एक आइडेंटिटी थी, वो थी राशन कार्ड।
तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है देयर लिव्ड, वहाँ रहते थे 10,000 10,000 रैप पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली में 10,000 रैप पिकर रहते थे। दीज रैप पिकर्स, ये रैप पिकर्स थे, मैं आपके लिए पूरा नोट्स बनाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रैप पिकर्स बिलोंग टू ढाका, जो कि ढाका से बिलोंग करते थे, और इन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। तो आगे पढ़ते हैं क्या है, देयर होम्स उनके घर जो हैं आर फील्ड्स यहाँ है, फील्ड्स वर र्यून्ड मतलब होता है नष्ट हो गए, बाई द्वारा किसके, द स्टॉर्म मतलब होता है तेज तूफान, एंड दे अराइव्ड वो पहुंच गए हेयर यहाँ इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में पहुंच गए। दे सेटल्ड हेयर प्रीवियस 30 ईयर्स को, वो पिछले 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, बिना एनी आइडेंटिटी एंड परमिट मतलब होता है कि जो यानी आपको परमिट दे दिया जाए, यानी कि आपको रहने के लिए ऑर्डर दे दिया जाए। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, बट उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनके पास कोई परमिट नहीं था, बट विद द राशन कार्ड, उनके पास केवल राशन कार्ड था। तो ये था कहानी किसका, रैप पिकर्स का। टोटल 10,000 रैप पिकर्स थे जो कि ढाका के बांग्लादेश में ढाका से आए हुए थे। उनके घर जो हैं और उनके जो फील्ड्स हैं ये रुइन हो गए थे, नष्ट हो गए थे ड्यू टू स्टॉर्म्स। तो ये सीमापुरी दिल्ली में आकर बस गए, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं था, कोई भी परमिट वहाँ रहने का नहीं था। इसके उनके पास केवल क्या था, आधार कार्ड, जिससे इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि वो कहीं नौकरी के लिए नहीं जा सकते थे, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं जा सकते थे। तो इससे इन लोग जो है अपना रैप पिकिंग से अपना गुजारा करते थे। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूरा बता दिया, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आपके टोटल 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा ही नन्हा सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रंस, व्हाट डिड दे फाउंड इन इट। जो है व्हाट क्या वाज था, द मीनिंग जो अर्थ होता है ऑफ गार्बेज कूड़ा का, फॉर चिल्ड्रन जो कूड़ा का अर्थ है बच्चों के लिए, ये क्या है, एंड व्हाट डिड दे फाउंड इन इट उनमें से ये क्या पाते थे, ये आपको बताना है। तो कह रहा है जो बच्चे थे इनके लिए गार्बेज क्या था, इनके लिए पैसों का जरिया था, इनके पेट पालने का जरिया था। तो ये है द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वेप्ड इन वंडर, उनके लिए वेप्ड इन वंडर था। दे फाउंड ₹1 ₹1 और ₹10 ₹10 वो पाते थे इन इट, इनमें से वो ₹1 या ₹10 पा जाते थे। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये हमारे कहानी के दूसरे चरित्र पर निर्धारित करता है, दूसरे चरित्र पर बेस्ड है। इसमें मुकेश के बारे में बताया गया है, जिसका जो घर में 5 लोग रहते थे और इनका पूरा जो एरिया था ये पूरा स्लम एरिया था, यहाँ गंदी बस्ती थी, यहाँ पर लोग केवल चूड़ियाँ बनाने जानते थे, जिसके कारण जब सदियों से चूड़ी बनाते आ रहे हैं तो जो आग का तापमान है, कांच है, ये सारी चीज़ें उन पर इम्पैक्ट डालती थी और वो जल्द ही अंधे हो जाते थे, लंगड़े पैदा होते थे। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ मुकेश के बारे में बताया गया है, ये ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है मैं इससे कुछ अलग करूँ, मैं अपना जीवन इसमें जो स्लम एरिया है इसमें नहीं डाल सकता, मेरा जीवन उज्जवल होगा, ऐसी कामना करके वो राइटर के पास पहुंचता है। राइटर कहते हैं, देखिए पहला है हु आज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग टू एंड व्हाट्स इज एम्बिशन, उसका जो एम्बिशन था, उसका गोल क्या था, और पहले मुकेश कौन था और वह कहाँ से बिलोंग करता था और उसका एम्बिशन क्या था। तो आंसर क्या है, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, वो पुअर फैमिली का एक बच्चा था। हुज फादर, जिसके पिता जो हैं वाज पुअर बैंगल मेकर, बैंगल मतलब होता है चूड़ी बनाने वाले, मेकर मतलब बनाने वाले, बैंगल मतलब होता है चूड़ी, इन फिरोजाबाद में वो एक मात्र चूड़ी बनाने वाले पुअर गरीब पिता का बेटा था। तो हिज एम्बिशन, उसका जो एम्बिशन था, उसका गोल था, उसका लक्ष्य था, वाज टू बिकम, बनना ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो कार चलाना चाहता था, ताकि वह इस जो स्लम एरिया में स्लम लोग हैं उनसे वो दूर जाना चाहता था, कुछ अपना अलग करना चाहता था। तो ये था मुकेश के बारे में। ये देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, कह रहा है इट इज हिज कर्मा, क्या उसका यह कर्म आप जानते हैं, कर्म है, ये हिंदी का शब्द है और इंग्लिश में लिखा गया है। इट इज हिज कर्मा, उसका कर्म है, हिज डिस्टिनी, उसका भविष्य है, डिस्टिनी मतलब होता है भाग्य, सॉरी डिस्टिनी का तात्पर्य होता है भाग्य। हु सेड
यह किसने कहा, दिस एंड वाई। तो पहले मैं आपको बता दूं ये जो किसने कहा और ये क्या तात्पर्य है। जब राइटर जाती हैं तो पहले राइटर का क्या व्यू होता है, उस एरिया को देखकर उनका क्या तात्पर्य होता है। वो कह रही है कि जब मैं एरिया में प्रवेश करती हूँ फिरोजाबाद के, तो वहाँ देखती हूँ कि पूरा जो रोड है ये कचड़े से भरा पड़ा है और बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है। जब मैं खिड़कियों की ओर देखती हूँ तो खिड़कियाँ टूटी फूटी हुई हैं। किसी भी घर में किसी का घर जो है ये छत नहीं है। छत का तात्पर्य क्या है कि हाँ, हम लोग पक्के के छत में रहते हैं ना, ईंट सीमेंट का छत है, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ लोग पतले के घर में, टीन के घर में या फिर घास फूस का घर बनाकर रहते थे। बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति थी। व्हेन राइटर्स इंटर्स इन द रूम इन द होम ऑफ मुकेश, तो वो क्या फील करती हैं, वो कहती हैं कि जब मैं मुकेश के घर में घुसी तो मुकेश जो है दरवाज़ा खुला नहीं था उसका, उसने एक लात मारा और वो दरवाज़ा टीन का था जिससे वो खुला। वहाँ उन्होंने एक औरत को देखा, दो उनकी दादी को देखा, मतलब एक औरत उनकी भाभी थी और दादी माँ थी और उनके हस्बैंड थे दादी माँ के और उनका भाई था एक। इतने लोग यहाँ रहते थे। तो ये जो है कहने वाले कौन है, दादी माँ। जो दादी माँ उन्होंने कहा कि जब राइटर कहती हैं कि आप लोग इस एरिया में क्यों रहते हैं, आप इस एरिया से क्यों बाहर नहीं निकल जाते हैं, तो उनकी दादी माँ ने सीधा कह दिया कि देखो बच्चा, हम लोग यहाँ रहते हैं बचपन से ही, हमने अपने हस्बैंड को अंधे होते देखा है। उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड को गोइंग ब्लाइंड देखती हूँ, मतलब जाते हुए अंधा होते हुए मैंने देखा है। इस चूड़ी बनाते हो तो कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो है कारण क्यों है, मैं आपको पहले बता दूं कि वहाँ कोई लीडर नहीं है जो कि इस चीज़ को लीड कर सके अच्छी तरीके से। वहाँ किसी के पास घर नहीं होता था, लोग बीमारियों से मर जाते थे। तो इसमें कहती हैं राइटर कि ये हमारा कर्म है भाई, इसमें हम लोग को कोई अब इससे हमें उभार नहीं सकता है, ये हमारा कर्म है और यही हमारा भाग्य है। तो ऐसा कहने वाली कौन है, इनकी दादी माँ। चलिए अब देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। लिखा गया है कि मुकेश की ग्रैंड मदर सेड दिस, उनकी जो दादी माँ कहती है यहाँ की इट इज़ कर्मा, कहती है इट इज़ कर्मा एंड डेस्टिनी, उनका जो भाग्य है और कर्म है यही है। बिकॉज क्योंकि सी हैज वॉच्ड, उन्होंने देख रखा है हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के पति को गो ब्लाइंड विद द डस्ट, गो ब्लाइंड मतलब अंधे होते हुए, विद से डस्ट धूल होता है, फ्रॉम द पॉलिशिंग, जब पॉलिश करते हैं ना चूड़ी को, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, उनके जो कांच थे उनसे, उनके कांच से जो धूल उठते थे उनसे उनकी आंखों में जाते थे और वो अंधे होते उन्होंने देखा है। इसी पे कह रही हैं कि मैंने, ये इनका कर्म है और इनका यही भाग्य है। बॉर्न इन द कॉस्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है ज़िंदगी में, केवल और केवल उन्होंने चूड़ियों को देखा है और इसी से बीमारियों को फैलते देखा, अपनों को कितने खोया है। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका है, अब यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताने का सोच लिया है, बता देता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको दिखाया नहीं जाएगा। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, कि जो बैंगल है किसको सिंबलाइज करती हैं, किसको संबोधित करती हैं, और ये जो बैंगल मेकर है इनका क्या अस्तित्व है फिरोजाबाद में। तो बैंगल मेकर जो है सिंबलाइज एंड इंडियन, सॉरी मैंने आपको यहाँ मिस कर दिया कि जो बैंगल्स है किसको सिंबलाइज करती हैं, ये किसकी सिंबलाइजेशन है, तो एक इंडियन वुमेन की सुहाग होती हैं। आपने देखा होगा शादी के बाद औरतें पूरा बाह में अपने हाथों में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उनके सुहाग का प्रतीत होता है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि उनका क्या अस्तित्व है, उनका क्या रोल है, तो उनका रोल बस यही है कि वो एक भारत के नागरिक होने के बावजूद भी एक स्टिल पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं हो पा रहा है, इतने काम करने के बावजूद भी उनका कोई नाम नहीं है। तो इस पर राइटर ने उन्हें एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कहते हैं कि इसका मतलब जैसे में टोटल आपके 10 या 12 नहीं 16 पैराग्राफ इसमें टोटल आपके दिए गए हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो पूरे एक एक शब्द का आंसर बताया जाएगा, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छी तरीके से अगर आप कहते हैं तो। नहीं तो अदरवाइज अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप को हमने उठाया या फिर लॉन्ग आंसर टाइप को हमने उठाया और उसके जरिए मैंने आपको पूरे चैप्टर का सारांश बता दिया, सोचिए कितना बेहतर होगा वो, आपका कहीं मिस भी नहीं होगा। इसके आगे हम आपका और पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ये भी करा देंगे अगर आप कहेंगे, मतलब कि आपको पूरा यहाँ पर सिलेबस मिलने वाला है, पूरा चैप्टर मिलने वाला है एक नए वे में। तो मैं आपको यही प्रयास करूँगा कि आप ज़्यादा रटिए मत यार, रटिए मत। रटने से क्या होगा कि आप चीज़ों को रटेंगे तो याद नहीं रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक, जो आपका किताब में रहेगा वही आप भी रट के बताएंगे। ज़िंदगी में कभी ऐसा मत करना। जब मैं पढ़ता था तो मैं ये चीज़ें कभी याद नहीं करता था, आई नेवर लर्न। रट्टू तोता कभी मत बनो यार, कभी मत बनो।
सोचो, चीज़ों को सुनो, अपने भाषा में अपने फीलिंग्स के साथ उसका वर्णन करो। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आपको बोर ना हुआ हो तो बहुत बढ़िया, बोर हुआ हो तो आई एम सॉरी। तो इसके आगे हम आपका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 आपका है बहुत ही गजब चैप्टर है, मतलब चैप्टर है, जिसका नाम है डीप वाटर। विलियम डॉगल्स लिखने वाले हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे स्विम किया जाता है। एक राइटर हैं जो कि डूब रहे थे, वो कैसे स्विम करते हैं। तो इसमें नहीं बताया जाएगा कुछ भी, अगले चैप्टर में सारा कुछ बताया जाएगा। और वो चैप्टर भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लिया जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप से हम क्वेश्चन पिक करेंगे और वहीं से आपको सारा कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।